हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एसजीपी की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए, एसजीपी में आज का हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो ये अक्सर पूछा जाता है आपका। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हेड होंगे वो हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी वैद्युत तंत्र में विश्वसनीयता, वैद्युत तंत्र में जो हमारी विश्वसनीयता होती है और वैद्युत तंत्र में जो स्टेबिलिटी होती है उस पर फॉल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग है, हेडिंग लिखेगा हिंदी में, वैद्युत तंत्र के विश्वसनीयता तथा स्थायित्व पर दोषों का प्रभाव। वैद्युत तंत्र की विश्वसनीयता एवं स्थायित्व पर दोषों का प्रभाव, कि प्रभाव पड़ता क्या है भाई। और जान लीजिएगा, आपकी स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी किस कंडीशन में गायब होती है। पहले ये जान लीजिए, स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी खत्म क्यों होती है, स्थायित्व तो खत्म कैसे होता है। जैसे अगर कोई अल्टरनेटर है, अगर वह अल्टरनेटर लगातार एक समान मान की रेटेड सप्लाई दे रहा है तो वो क्या है, उसकी स्टेबिलिटी है ना। और अगर यह वैल्यू जो है वो अगर लगातार एक समान मान का सालों साल तक दे रहा है तो मतलब क्या है, वह उसके ऊपर विश्वसनीयता, हमारा विश्वास है आपका कि इससे आपका निर्धारित मान की ही सप्लाई क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। तो ये इसकी क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। ये विश्वसनीयता और स्थायित्व किस कंडीशन में आपके खत्म होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉल्ट की कंडीशन में खत्म होते हैं। फॉल्ट में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, अब इनके बारे में पढ़ना है। कह रहा दोषों का प्रभाव, यहां पे कह रहा है इफेक्ट ऑफ फॉल्ट, यानी किस फॉल्ट का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, कौन फॉल्ट ज्यादा कार्यकारी होता है, किस किस फॉल्ट की कंडीशन में स्थायित्व हमारा खत्म होता है और किस किस फॉल्ट की कंडीशन में आपका हमारा विश्वसनीयता खत्म होती है। यही चीज हमको पढ़ना है। तो आपकी किताब में चाहे कहीं भी आपको 2-4 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हम आपको 8-10 पॉइंट से भी ज्यादा बताएंगे इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वह स्टेबिलिटी प्रभावित किससे होती है। जैसे अगर कोई अल्टरनेटर है वो लगातार एक समान मान की सप्लाई हमको दे रहा है, जैसे अगर किसी अल्टरनेटर की जनरेट करने की कैपेसिटी है करंट की 145 एम्पियर और वो लगातार वही करंट दे रहा है, तो ये हमारे क्या है, स्थायित्व है, कि वही स्टेबिलिटी, वही स्थायित्व पर वह बना हुआ है। लेकिन एकाएक क्या हो, करंट की वैल्यू बहुत अधिक मान का बढ़ जाए, उसके मान में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, हमारा स्थायित्व तो भंग हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इज इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है भाई, फॉल्टी करंट। फॉल्टी करंट जिसको हम कहते हैं क्या भाई, फॉल्टी करंट को आई एफ। ये अगर कहीं भी आपका फॉल्टी करंट की वैल्यू बढ़ी, यानी करंट का मान रेटेड मान से अधिक हुआ, तो रेटेड मान से अधिक होने की कंडीशन में भाई, रेटेड से अधिक हो गया तो क्या उसकी स्टेबिलिटी रह गई, नहीं, स्टेबिलिटी भंग हो गई। तो स्टेबिलिटी इज इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फॉल्टी करंट होता है। फॉल्टी करंट कब आपका बहना शुरू होता है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लोअर होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। यही होता है भाई, फॉल्टी करंट किस कंडीशन में आपका इंक्रीज होता है, तो फॉल्टी करंट उस कंडीशन में इंक्रीज होता है जब हमारे रेजिस्टेंस या इंपीडेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, तभी ना, क्योंकि आप पढ़े जहां रेजिस्टेंस का मान कम होगा उधर ही हमारा करंट फ्लो होती है। तो फॉल्टी करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस या इंपीडेंस की वैल्यू का लो होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हमारा फॉल्टी करंट बढ़ेगा, तो फॉल्टी करंट कब बढ़ेगा भाई, तो फॉल्टी करंट के बढ़ने की कंडीशन क्या है, जब आपका ये फॉल्टी करंट तभी बढ़ेगा जब आपका क्या हो, जो हमारा रेजिस्टेंस है वह क्या हो जाए भाई, वह आपका डिक्रीज हो जाए, तभी होगा। ये किसके लिए भाई, डीसी के। लेकिन अगर यही एसी सिस्टम होगा तब क्या होगा, तब होगा आपका फॉल्टी करंट इज इक्वल, फॉल्टी करंट आई एफ कब इंक्रीज होगा,
जब हमारा इम्पीडेंस जो है वो इम्पीडेंस क्या हो जाए भाई, इम्पीडेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तब होगा इम्पीडेंस का होता है जेड, प्रतिबाधा हमारी कम होगी, तब हमारा क्या होगा, फॉल्टी करंट IF की वैल्यू इंक्रीज होगी होगी। तो ये होता है किसके लिए भाई, एसी के लिए, एसी सिस्टम में। अब अगर हम बात करें आपका कि स्टेबिलिटी और इम्पीडेंस में क्या संबंध है, कि अगर सीधा सीधा हम कहें कि इम्पीडेंस की वैल्यू घटेगी तब हमारा स्टेबिलिटी गायब होगा, या जो हमारा स्टेबिलिटी है वह आपका इम्पीडेंस के बढ़ने पर गायब होगा। तो जो हमारा इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस जैसा जैसे घटता जाएगा, इम्पीडेंस जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी प्रभावित होती जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी भाई, प्रभावित होती जाएगी। ये स्टेबिलिटी प्रभावित होती जाएगी, ये भी क्या होगी, स्टेबिलिटी खत्म होती जाएगी, स्टेबिलिटी गिरती चली जाएगी, उसकी गिरेगी भाई ना। तो जैसे जैसे हमारा इंपीडेंस कम होगा एसी के लिए, वैसे वैसे हमारे स्टेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, आपका कम होती जाएगी। अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, यानी हमारे विश्वसनीयता की, विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब किसी का भी भाई फॉल्टी करंट बढ़ेगा, फॉल्टी करंट बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी रिलायबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी उसकी जो विश्वसनीयता होगी वह भी क्या होगी, खत्म होगी, उसके ऊपर से होगी। तो वो क्या होगा भाई, वो स्टेबिलिटी के क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होता है रिलायबिलिटी, होता है भाई। तो ये क्या होगा ना, तो ये इसके क्या होता है, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जिसका स्थायित्व तो क्या हुआ भाई, खत्म हुआ। अगर स्थायित्व तो गायब होगा, यानी किसी का भी रेटेड मान वही नहीं रह जाएगा, तो उसकी स्थायित्व तो गायब हो रही है। तो रेटेड मान जब एक जैसा नहीं मिल रहा है तो उसकी स्थायित्व तो खत्म, तो विश्वास भी तो खत्म हो गया उसके ऊपर से। जैसे आपको है, किसी व्यक्ति को आप 500 रुपया दिए, वो व्यक्ति क्या है 500 रुपया आपका सही टाइम पे लौटा दे जिस डेट को बोला हो, तो ये क्या है, उसकी विश्वसनीयता है। अगर उस टाइम पर लौटाए लेकिन कम लौटाए तो क्या होगा भाई, विश्वास तो खत्म होगा ना कहीं ना कहीं, या वो दे ही ना तब क्या होगा, तब भी विश्वास तो खत्म होगा भाई। तो ये क्या है भाई आपका, तो स्टेबिलिटी जो होता है वो भी आपका रिलायबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये याद रखिएगा, यहां पर भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये क्लियर हुआ। चलिए, ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट को लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, जब प्रदोषी धारा का मान, जब प्रदोषी धारा का मान इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जब प्रदोषी धारा का मान बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी का मान घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थायित्व का मान घट जाता है, जिसके कारण विश्वसनीयता का मान भी कम हो जाता है, जिसके कारण विश्वसनीयता का मान भी कम हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, फॉल्टी करंट का मान तभी बढ़ेगा, फॉल्टी करंट का मान तभी बढ़ेगा जब ओहमिक वैल्यू, ये भी ओम में होता है, ये भी ओम में होता है, जब ओहमिक वैल्यू का मान घटेगा, जब ओहमिक वैल्यू का मान घटेगा तो हमारी स्टेबिलिटी, तो हमारा स्थायित्व, तो हमारा स्थायित्व ओहमिक वैल्यू के घटने से, ओहमिक वैल्यू के घटने से घट जाता है, जिससे हमारा स्थायित्व ओहमिक वैल्यू के घटने से घट जाता है, जिससे विश्वसनीयता भी घट जाती है, जिससे विश्वसनीयता भी घट जाती है। हो गया भाई। हाँ, अगली हेडिंग, अगला पॉइंट क्या भाई, दूसरा पॉइंट, दूसरा है अगर ओवर करंट फॉल्ट हो, अगर ओवर करंट फॉल्ट हो, ओवर करंट करंट फॉल्ट हो तो क्या होगा भाई ऐसी कंडीशन में।
अगर ओवर करंट फॉल्ट होगा, ये जो हम पढ़ाए हैं आपका आईएफ धारा फॉल्टी करंट, ये किसी भी कारणवश हो सकता है, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, चाहे ओपन सर्किट की वजह से, चाहे लीकेज फॉल्ट की वजह से, चाहे अर्थ फॉल्ट की वजह से, किसी की भी वजह से ये फॉल्टी करंट बढ़ सकता है। क्लियर? तो ये सबके लिए है, आपका जितना भी अब आप आगे पढ़ेंगे सबके लिए यही चीज लागू होगा। तो अगला पॉइंट है आपका ओवर करंट फॉल्ट, कि ओवर करंट फॉल्ट की स्थिति में होता क्या है। जैसे आप एक चीज पढ़े होंगे वोल्टेज ड्रॉप, जैसे ये चीज पढ़े होंगे, अगर कोई सप्लाई है, ये हमारा क्या है, इस सिरे से चलना प्रारंभ कर रही है, तो ये हमारा क्या होगा, Vs, सेंडिंग वोल्टेज हम जिसको बोलते हैं सेंडिंग वोल्टेज। सपोज दैट ये बीच की क्या है, प्रतिबाधा है आपका Z, और इस सिरे पे हमको मिल रहा है क्या, Vr। रिसीविंग वोल्टेज, हमने अपना सप्लाई वोल्टेज भेजा, सपोज दैट यहां से 11 kV, ठीक, 11.3 kV, और यहां हमको मिल कितना रहा, रिसीविंग पे 11 kV मिल रहा है, तो 0.3 kV का क्या हुआ, तो 0.3 kV का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, जो यह वायर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेजा जा रहा है, तो उसके प्रतिरोध, उसकी प्रतिबाधा, उसके प्रतिरोध, उसकी प्रेरकी प्रतिघात और धारकी प्रतिघात की वजह से आपका प्रतिबाधा Z का उत्पादन हुआ। उस Z की वजह से आपका जब इसमें से करंट फ्लो किया आपका, तो हमारा बन क्या गया, वोल्टेज ड्रॉप। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया भाई, Vz इक्वल टू I इंटू जेड। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन में ये हमारा 0.3 kV का क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो हम कहते हैं ना Vs बराबर Vr प्लस Vz, ऐसा पढ़े होंगे आप, अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, सेंडिंग वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अगर ओवर करंट फॉल्ट होगा, तो ओवर करंट फॉल्ट में इस करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये हमारा Vz भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा भाई, तो जब भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि जो 0.3 kV का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वह वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, उससे ज्यादा होगा। जब उससे ज्यादा होगा तो क्या यहाँ 11 kV मिलेगी, नहीं, वह क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, 11 kV से भी कम हो जाएगा। जैसे अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया 1.3 kV का, तो यहाँ कितना हमको मिलेगा, यहाँ हमको 10 kV मिलेगा, बताइए मिलेगा कि नहीं। तो ये सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा जो लगा हुआ इक्विपमेंट है वो 11 kV पर वर्क करने वाला है, लेकिन मिल कितना रहा, रिसीविंग वोल्टेज में हमको 10 kV मिल रहा है, तो क्या हमारे जो भी सिस्टम, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और ये कैसे आपका उत्पन्न हो रहा है, जैसे हमको रेटेड मान की सप्लाई चाहिए, हमारा मोटर है या हमारा ट्रांसफार्मर 11 kV पर ही वर्क करने वाला है, लेकिन उसको मिल रहा है 10 kV, 9 kV, 8 kV, क्या वो सही ढंग से वर्क करेगा, नहीं करेगा सही ढंग से वर्क, उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, घटेगी ना भाई, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टेबिलिटी पर क्या हो गया, इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट आया किस वजह से, करंट बढ़ने की वजह से। करंट बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा तो रिसीविंग वोल्टेज की वैल्यू को क्या किया, कम कर दिया, और रिसीविंग वोल्टेज की वैल्यू को कम कर दिया, तो जो भी आगे इक्विपमेंट लगा हुआ है वो रेटेड वैल्यू पर वर्क करने वाला है, और उसको जब रेटेड मान नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी इफेक्टिव हो रही है। तो लिखिए इसमें, देखिए ओवर करंट फॉल्ट की उपस्थिति में, ओवर करंट फॉल्ट की उपस्थिति में करंट का मान बढ़ जाता है, जिससे करंट का मान बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का भी मान बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का भी मान बढ़ जाता है, और मिलने वाली सप्लाई वोल्टेज का मान, और मिलने वाली सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और मिलने वाली सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाता है। हो गया, आगे, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी इफेक्टिव हो जाती है, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी
इफेक्टिव हो जाती है। ओके भाई, चलिए आगे। अगला है आपका तीसरा पॉइंट क्या भाई? ओवर करेंट ओवर हीटिंग डालिएगा, ओवर हीटिंग। अब ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे अगर कोई अल्टरनेटर है, सपोज दैट अगर कोई अल्टरनेटर है, अगर वह अल्टरनेटर क्या भाई चल रहा है अपने किस स्पीड पर? रेटेड स्पीड पर। किसी कारणवश क्या हो, उसमें प्रदोष उत्पन्न हो जाए। प्रदोष उत्पन्न होने की वजह क्या हो सकती है? फॉल्टी करंट। कि अगर उसमें फॉल्टी करंट उत्पन्न हो जाए तो उस फॉल्टी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ओवर करंट फॉल्ट की हम कंडीशन ले लें, ओवर करंट फॉल्ट की कंडीशन में होगा क्या? जैसे अगर ओवर करंट फॉल्ट किसी भी सिस्टम में उत्पन्न हो गया, जैसे अल्टरनेटर में ही सपोज दैट उत्पन्न हो गया, तो अल्टरनेटर में जब ओवर करंट फॉल्ट उत्पन्न होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो अल्टरनेटर ज्यादा हीट होगा, और अल्टरनेटर ज्यादा हीट होगा तो उसका जो इंसुलेशन है उसके इंसुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। उसका इंसुलेशन क्या हो सकता है? फेल हो सकता है ओवर हीटिंग की कंडीशन में। अगर इंसुलेशन फेल हो गया तो जो मिलने वाली सप्लाई है, जो लगातार हमको सप्लाई मिल रही है, क्या अल्टरनेटर अब उस सप्लाई को जनरेट कर पाएगा? अगर उसका इंसुलेशन फेल हो गया तो। अगर किसी भी, जैसे हमारे घर में मोटर लगा हुआ है, सपोज दैट फैन है, फैन का मोटर लगा हुआ है, अगर उस मोटर का इंसुलेशन फेल हो जाए तो क्या हमारा मोटर चलेगा? नहीं, मोटर नहीं चलेगा। तो मोटर नहीं चलेगा तो क्या हमको हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसी तरह अगर कोई अल्टरनेटर है और उस अल्टरनेटर का इंसुलेशन फेल हो जाए तो इंसुलेशन के फेल होने की वजह से क्या होगा? तो अगर इंसुलेशन फेल होगा तो इस इंसुलेशन के फेल होने की वजह से अल्टरनेटर से जो मिलने वाली सप्लाई है वह सप्लाई हमको मिल नहीं पाएगी, और जब हमको वह सप्लाई नहीं मिल पाएगी तब क्या होगा भाई? सिस्टम की स्टेबिलिटी गायब हो गई ना। सिस्टम सप्लाई ही नहीं दे रहा है, वैद्युत तंत्र से सप्लाई नहीं मिल रहा, तो क्या उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो लिखेगा ओवर करंट फॉल्ट की कंडीशन में, ओवर करंट फॉल्ट की कंडीशन में जब अल्टरनेटर से अधिक मान का करंट फ्लो होता है, जब अल्टरनेटर से अधिक मान का करंट फ्लो होता है तो इस स्थिति में, अल्टरनेटर से अधिक मान का करंट फ्लो होता है तो इस स्थिति में, हीटिंग का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, हीटिंग का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे हीटिंग का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे अल्टरनेटर के रोटर का इंसुलेशन फेल हो जाता है, जिससे अल्टरनेटर का इंसुलेशन लिखेगा, अल्टरनेटर का इंसुलेशन फेल हो जाता है, और इंसुलेशन के फेल होने पर पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। और जब पावर सप्लाई मिलना बंद होती है तो इस स्थिति में स्टेबिलिटी का मान खत्म होता है, स्टेबिलिटी का मान कम होता है। मिटा था भाई? हाँ भाई, 3 पॉइंट हो गया, तो चौथा पॉइंट देखिएगा। चौथा पॉइंट क्या होता है भाई? जैसे हम 3 पॉइंट तो आपको पढ़ा दिए, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? चौथा पॉइंट। अब अगर अनबैलेंस की कंडीशन बन जाए, सपोज दैट सिस्टम में अनबैलेंसिंग हो जाए,
अनबैलेंस हो जाए। अनबैलेंस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोटर अनबैलेंस हो जाए, या फिर सिस्टम अनबैलेंस हो जाए, यानी सप्लाई अनबैलेंस हो जाए, सप्लाई का मान कुछ और प्राप्त होने लगे, या लोड की वैल्यू बढ़ जाए। अनबैलेंस की कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, लोड भी बढ़ सकता है, रोटर का अलाइनमेंट गड़बड़ होने की वजह से, यानी जो उसका रोटर का सीधापन होता है वो सीधापन न होकर के टेढ़ेपन में परिवर्तित हो जाए, तो भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, अनबैलेंस की कंडीशन उत्पन्न होगी। या लोड बढ़ गया तब भी अनबैलेंस की कंडीशन उत्पन्न होगी, या फिर आपका कोई सा भी अनबैलेंस की कंडीशन हो, अनबैलेंस पर होगा क्या आपका, अगर अल्टरनेटर में अनबैलेंस उत्पन्न हो गया तो उस अनबैलेंस की कंडीशन से प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सिस्टम में अनबैलेंसिंग की कंडीशन आएगी तो क्या अनबैलेंसिंग की कंडीशन में एक समान मान की सप्लाई अल्टरनेटर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। एक समान मान की सप्लाई अल्टरनेटर दे ही नहीं पाएगा जब अनबैलेंसिंग की कंडीशन उत्पन्न होगी। और जब अनबैलेंसिंग की कंडीशन उत्पन्न होगी और अल्टरनेटर एक समान मान की सप्लाई नहीं दे पाएगा, किसी फेज में सप्लाई का मान अधिक, किसी फेज में सप्लाई का मान कम होगा। जैसे अनबैलेंसिंग पड़े होंगे, ये 3 फेज की सप्लाई है, आर वाई बी, आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, ये 3 फेज की सप्लाई होगी सपोज दैट। अब अगर इस पर 20 किलोवाट का लोड है, इस पर 40 किलोवाट का लोड है, इस पर 20 किलोवाट का लोड है, तो क्या तीनों से एक समान मान का करंट फ्लो करेगा? जैसे मैं अगर ट्रांसफार्मर ले लूं, ट्रांसफार्मर से 3 कली सप्लाई आपकी निकल रही है, आर वाई बी निकल रही है ना, और अगर ये आपका लोड क्या हो, सबके ऊपर अलग अलग हो, किसी के ऊपर लोड ज्यादा हो, किसी के ऊपर लोड कम हो, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में? सुने होंगे खूंटी जल गया, सुनते हैं ट्रांसफार्मर की खूंटी जल गई, या कोई जानकार व्यक्ति होता है तो कहता है फ्यूज जल गया या फ्यूज गल गया, कहता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह लोड किस पर है, जिस पर लोड ज्यादा पड़ा वही लोड वाली सर्किट क्या हुई है, फेल की है। तो हालांकि यह बात होती थी ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन अल्टरनेटर का क्या होगा? अल्टरनेटर पर अगर बैलेंस पड़े, अगर इस पर अधिक बैलेंस, इस पर कम बैलेंस, इस पर अधिक बैलेंस, तब क्या होगा भाई? तो अनबैलेंसिंग उत्पन्न होगा, सब पर लोड एक समान नहीं रहता तो उसको बोलते हैं अनबैलेंसिंग कंडीशन। जब सब पर लोड एक समान होता है तो उसको बोला जाता है बैलेंसिंग कंडीशन। अगर अनबैलेंसिंग कंडीशन होगा तो क्या होगा? तो अनबैलेंसिंग की कंडीशन में आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मान की फ्लो करेगी। जिससे करंट की मान अधिक फ्लो करेगी उसी का क्या होगा, हीटिंग बढ़ेगा, उसी कंडक्टर के द्वारा हीटिंग की वैल्यू बढ़ेगी, और जब हीटिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो इंसुलेशन को क्या कर सकता है, फेल कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है भाई, अल्टरनेटर से निकलने वाली जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। तो लिखेगा अनबैलेंसिंग, अनबैलेंसिंग की कंडीशन उत्पन्न होने पर, अनबैलेंसिंग की कंडीशन उत्पन्न होने पर, ओके, अनबैलेंसिंग की कंडीशन उत्पन्न होने पर अल्टरनेटर से मिलने वाली सप्लाई एक समान मान की प्राप्त नहीं होती, मिलने वाली सप्लाई एक समान मान की प्राप्त नहीं होती, जिससे तीनों कला तारों में सप्लाई का मान अलग अलग प्रवाहित होता है, जिससे तीनों कला तारों में सप्लाई का मान अलग अलग प्रवाहित होता है। और अलग अलग मान की सप्लाई के प्रवाहित होने पर, और अलग अलग मान की सप्लाई के प्रवाहित होने पर जिससे अधिक करंट फ्लो होती है, जिससे अधिक करंट फ्लो होती है, वह सर्किट उतना ही ज्यादा हीट होता है, जिससे इंसुलेशन फेल हो जाता है, जिससे इंसुलेशन फेल हो जाता है। और इंसुलेशन के फेल होने पर मिलने वाली सप्लाई, इंसुलेशन के फेल होने पर मिलने वाली सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट, पांचवा, इफेक्ट पड़ता है। पांचवा हेडिंग डाल लीजिएगा। पांचवा हेडिंग है विपरीत शक्ति दोष। अगली हेडिंग है
विपरीत शक्ति दोष। हो गया भाई। अब ध्यान दीजिएगा विपरीत शक्ति दोष क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। विपरीत शक्ति दोष जैसे होता क्या है, आप सभी लोग पढ़े होंगे, एक से अधिक अल्टरनेटर समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। पढ़े हैं? समांतर क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है? समांतर क्रम में संयोजित इसलिए किया जाता है कि एक अल्टरनेटर से एक से अधिक लगा होगा, अगर एक अल्टरनेटर फेल हो गया तो दूसरा वाला अल्टरनेटर सप्लाई देता रहेगा, इसे लगाया जाता है। तो यदि एक से अधिक अल्टरनेटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ आपका संयोजित हो और उनसे सप्लाई ली जा रही हो, और सपोज दैट एक अल्टरनेटर फेल हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक से अधिक अल्टरनेटर समांतर क्रम में संयोजित है, या एक अल्टरनेटर दूसरे अल्टरनेटर के साथ संयोजित है, अगर एक अल्टरनेटर फेल हो जाए तो उस अल्टरनेटर किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो वो होता है सिंक्रोनस मोटर की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है भाई? सिंक्रोनस मोटर की भांति व्यवहार करना शुरू करता है। तो अगर कोई हमारा सिस्टम है, अल्टरनेटर उसमें एक से अधिक लगा हुआ है, यदि कोई एक अल्टरनेटर फेल हो गया हमारा, तो उस अल्टरनेटर के फेल होने पर होगा क्या? और उससे तो सप्लाई निकल नहीं रही, तो वो सप्लाई क्या होगी? उसके अंदर जाना शुरू कर देगी। जो दूसरे अल्टरनेटरों से सप्लाई निकल रही है, वह क्या होगी? सप्लाई उस अल्टरनेटर में जाना शुरू कर देगी जो अल्टरनेटर हमारा क्या है? बंद है। तो वो किसकी तरफ व्यवहार करना शुरू कर देगा? जैसे अगर किसी का प्राइम मूवर हट गया, सपोज दैट अगर कोई अल्टरनेटर चल रहा है और उसका प्राइम मूवर क्या हुआ? गायब हो गया, यानी हमारे कहने का मतलब, बंद होने का मतलब कि प्राइम मूवर ही हट गया। तो प्राइम मूवर हटेगा आपका, तो प्राइम मूवर के हटने पर क्या होगा? सप्लाई दूसरे अल्टरनेटर से उस अल्टरनेटर में आएगी जो जिसका प्राइम मूवर हटा है। तो जैसे उसमें सप्लाई आएगी, तुरंत क्या करेगी भाई? उसको सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने की कोशिश करेगी। तो वो क्या बन जाएगा? तुल्यकाली मोटर बन जाएगा आपका। तो तुल्यकाली मोटर की तरह गति करेंगे, और उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल का मान बहुत अधिक उत्पन्न होगा उस तुल्यकाली मशीन में, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? इफेक्ट पड़ेगा। तो हाँ भाई, आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया क्लास का, क्योंकि हम लोगों का क्लास ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाता है, तो टाइम हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।